जय हिंद साथियों, चहल एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार करंट अफेयर की क्लास, जहां हम बात करेंगे केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स की, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की। और हम यहां रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं 72nd बीपीएससी के लिए। जनवरी 2025, फरवरी 2025, मार्च, अप्रैल, मई, जून कवर कर चुके हैं और जुलाई की ये आखिरी क्लास है। तो आप लोग छोटे छोटे प्यारे प्यारे नोट्स बनाते रहें, क्योंकि ये नोट्स ही एट द एंड ऑफ द डे आपके काम आने वाले हैं। तो शुरू करेंगे, देखेंगे आपका पहला क्वेश्चन क्या है। और दोस्तों, यहां ये फास्ट ट्रैक रिवीजन होगा, इसलिए आप वन लाइनर नोट्स बनाते चले। ठीक है, चलिए देखते हैं भारतीय नौसेना कौन सा लड़ाकू विमान इस्तेमाल करती है। हालांकि करती तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे रीसेंट आप लोग देखोगे मिग 29K की हम यहां बात करेंगे। मिग 29K, ठीक है बच्चे, याद रखना, मिग 29K की हम बात कर रहे हैं। अब मिग 29K क्या है, ठीक है, तो क्या एक लड़ाकू विमान है। लड़ाकू विमान यानी कि फाइटर एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। हमने इसे रशिया के साथ मिलकर के बनाया है, या फिर यूं कह लो रशिया ने ही प्रॉपर बनाया है और हमें रशिया ने हैंड ओवर किया है। ये इतना फास्ट और इतना फुर्तीला है और इसकी स्पेसिफिकेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये दुश्मन के एरिया में जाके वापस आ भी सकता है बिना बिना दुश्मन के रडार की रेंज में आए हुए। इसके जो विंग्स होते हैं ना, वो फोल्डेबल हैं, यानी कि अगर उसको कम एरिया से, जंगल से निकलना है तो विंग्स को ये क्लोज कर लेगा और फिर जैसे ओपन एरिया में आएगा विंग्स को ये ओपन कर लेगा, खोल देगा। बहुत सारे तरीके से इसमें इनकी स्पेसिफिकेशन को इंप्रूव किया गया है। क्लियर पॉइंट। तो रशियन ओरिजिन है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब देखोगे इनको डिप्लॉय किस नेवी के ऊपर किया गया। याद रखना एयरक्राफ्ट है, लेकिन मिला किसको है, नेवी को, ठीक है। दिया किसको गया है, तो नेवी को दिया गया है। क्योंकि देखिए जो जहाज होगा ना भाई साहब, इस पे भी तो ये एयरक्राफ्ट लगाने होंगे, क्योंकि नेवी अगर मान लीजिए समंदर में जा रहा है, कोई शिप हमारा समंदर में जा रहा है, तो उसके पास उसके ऊपर एयरक्राफ्ट रहेंगे तो ही तो वो अटैक करेगा ना दूर तक जाके, वरना यहां से करेगा तो रेंज बहुत ज्यादा दूर हो सकती है, इसलिए। और हमारे कोई शिप पे अटैक कर रहा है ऊपर से, तो शिप से भी तो अटैक को हम लोग सामना करना चाहिए ना, रिटेलिएट करना चाहिए ना। तो इस वजह से हमने शिप पे इसको तैनात किया हुआ है। शिप याद रखना, दो शिप याद रखेंगे, एक आईएनएस विक्रमादित्य यानी कि इंडियन नेवल शिप विक्रमादित्य, और दूसरा आप लोग देखोगे आईएनएस विक्रांत यानी कि इंडियन नेवल शिप विक्रांत। क्लियर बच्चे, ये दोनों शिप्स के ऊपर इनको डिप्लॉय किया गया है, यानी कि लगाया गया है। क्लियर पॉइंट, याद रखिए। ये कैरियर बेस्ड ऑपरेशंस करता है। कैरियर बेस्ड का मतलब कोई भी सामान कैरी करके लेके जाना। जैसे कि ये देखिए, ये इस पे हम बहुत सारा गोला बारूद, ये बहुत सारी चीजें हम लोग रख सकते हैं, जो कि एक जगह दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा, या फिर ये अटैक करने के लिए भी काम में आता है, ठीक है। नेवल यानी कि नेवी को सौंपा गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे नेवी की पावर के बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखे, वेरी गुड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। या आप देखोगे त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता कौन है। अब विदेशी का मतलब ये है उनके लिए विदेशी है, हमारे लिए विदेशी नहीं। हमारा तो नेता हमारा ही है ना, तो याद रखना नरेंद्र मोदी हमारे लिए थोड़ी विदेशी है, उनके लिए विदेशी है। किनके लिए, तो त्रिनिदाद और टोबैगो। याद रखना त्रिनिदाद और टोबैगो दो अलग अलग कंट्रीज नहीं है, एक ही कंट्री है, ठीक है बच्चे, एक ही कंट्री है। तो जब जुलाई में नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जुलाई 2025 में नरेंद्र मोदी का एक विजिट हुआ था, ठीक है। जुलाई 2025 में नरेंद्र मोदी का एक विजिट हुआ था, और त्रिनिदाद एंड टोबैगो में। वहां त्रिनिदाद और टोबैगो का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था, उससे नरेंद्र मोदी को नवाजा गया था। अवार्ड का नाम आप लोग देख लोगे, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। क्लियर पॉइंट। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो 2025 जुलाई में पीएम मोदी को दिया गया। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि पीएम मोदी क्या अलग अलग देशों में क्यों विजिट कर रहे हैं, ताकि उन देशों के साथ हमारे जो रिलेशनशिप्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग और काफी ज्यादा मजबूत हो सके। तो इंडिया कैरिबियन रिलेशनशिप्स को मजबूती मिलेगी, यानी कैरिबियन सी में जितने भी देश हैं या फिर अफ्रीकन नेशंस हैं जितने सारे, उन सबके साथ इंडिया का रिलेशन काफी ज्यादा मजबूत हो, इस वजह से ये विजिट किया गया था, ताकि बाइलेटरल यानी द्विपक्षीय वार्तालाप हो सके
ट्रेड को लेकर के, व्यापार को लेकर के। ठीक है बच्चे, चलिए। हु इज द फर्स्ट इंडियन लीडर टू एड्रेस द पार्लियामेंट ऑफ द त्रिनिदाद एंड टोबैगो? ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तो इनको मिला ही था, लेकिन ये नरेंद्र मोदी ने वहां की पार्लियामेंट को भी संबोधित किया था, वहां की संसद को भी संबोधित किया था, यानी कि वहां की संसद में जाकर के भाषण भी दिया था। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी ने कहा जुलाई 2025 में त्रिनिदाद एंड टोबैगो की पार्लियामेंट में जाकर के भाषण भी दिया था। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना। एक यहाँ पे आपको दिखाई देगा डिस्पोरा कनेक्ट भी महत्वपूर्ण फैक्टर है। डिस्पोरा का मतलब क्या होता है? वो सारे के सारे भारतीय जो दूसरे देशों में रह रहे हैं तो उनको हम लोग डिस्पोरा कहते हैं। ठीक है, तो उनसे कनेक्शन बनाने के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज आपको नजर आएगी। ठीक है, याद रखिएगा। और पहले पहले भारतीय हैं जिन्हें ऐसा ये अवार्ड दिया गया है, और त्रिनिदाद और टोबैगो की तरफ से पहले फॉरेनर भी है, याद रखिएगा। क्लियर पॉइंट। चलिए, अब आफ्टर हाउ मेनी इयर्स डिड एन इंडियन पीएम विजिट त्रिनिदाद एंड टोबैगो? कितने सालों के बाद विजिट किया गया था? तो 16 सालों के बाद, 16 सालों के बाद। क्लियर पॉइंट। अब 16 सालों के बाद, ठीक है, तो 16 साल कब भाई साहब? तो 2009 में मनमोहन सिंह यहां पर विजिट किए थे। ठीक है, क्या नाम है इनका? मनमोहन सिंह ने यहां पर विजिट किया था। आप लोग देखोगे 2009 में मनमोहन सिंह की विजिट आई थी। और उसके बाद देखो 2009 के बाद 2025, 16 साल एग्जैक्ट हो जाते हैं, तो 16 साल बाद किसने? पीएम मोदी ने यहां पर विजिट किया है। क्लियर पॉइंट। ये बायलेटरल ट्राइज, द्विपक्षीय जो ट्रेड है, व्यापार है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे दिखाई देगा। क्लियर पॉइंट। हम दोनों ने, यानी हमने, भारत ने और त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने एक दूसरे के साथ कल्चरल एक्सचेंजेस भी किए, अपने कल्चर का, अपने रीति रिवाजों का आदान प्रदान भी किया। यानी कि पीएम मोदी को बताया गया कि हाँ जी सर, ये देखिए, ये आपका, ये हमारा कल्चर है, ये आपका कल्चर है, तमाम तरीके की चीजें आप लोग देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, कितने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए त्रिनिदाद एंड टोबैगो के साथ? कितने? याद रखिएगा, 6। ठीक है, 6। अब एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता क्या है? तो समझौता ज्ञापन। ठीक है बच्चों, क्या होता है ये? समझौता ज्ञापन होता है। अब ये समझौता ज्ञापन क्या है? तो कोई भी जब दो दो पार्टीज साथ में, कोई भी जब दो पार्टीज साथ में क्या करती है? काम करना का डिसीजन लेती है, तो एग्रीमेंट साइन किया जाता है ना। तो एग्रीमेंट साइन किया जाता है, उस एग्रीमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो ये एग्रीमेंट हमारे ट्रेड को लेके, कल्चर को लेके, कॉपरेशन के लिए किया गया है। बायलेटरल रिलेशन काफी ज्यादा गहरे हो जाए, इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी कि ट्रेड दोनों के बीच में बढ़े, और स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपको दिखाई देगा। ठीक है बच्चे, तो 6 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने साइन किए हैं। कैपिटल की बात कर लेते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सारी की सारी मीटिंग्स ये सब आप देखोगे पोर्ट ऑफ स्पेन में, यानी कि कैपिटल में। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ऑफ स्पेन। क्लियर अपन बच्चों, याद रखना, पोर्ट ऑफ स्पेन अच्छा नाम है, याद हो जाएगा आप लोगों को। आगे बढ़े तो, किस देश ने सबसे पहले तालिबान सरकार को मान्यता दी? तालिबान सरकार को मान्यता दी। चलिए, अब आप लोग देखोगे कि तालिबान है कहां। थोड़ी सी कहानी बैकग्राउंड में चलते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए जुलाई में ही दिया गया है। तो अफगानिस्तान, ठीक है बच्चे, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में कौन है? तो अभी इस वक्त तालिबान है। ठीक है, तालिबान। तो अफगानिस्तान में तालिबान आपको दिखाई देगा। ठीक है, तालिबान एक हथियारबंद ग्रुप आप लोग कह सकते हो, जिसने अफगानिस्तान के ऊपर रूल किया है। तो इसका रूल आप दो पार्ट में देखोगे। एक तो इसने 1996 से लेकर के 2001 तक रूल किया है तालिबान ने अफगानिस्तान पे, और दूसरा 2021 से लेकर के अभी तक, टिल नाउ, अभी तक। ठीक है, टिल नाउ यानी कि अभी तक रूल कर रहा है, क्योंकि 2001 के बाद वहां पे यूएस की फोर्सेस थी, अमेरिका की फोर्सेस थी, जो कि अफगानिस्तान में काफी ज्यादा कंट्रोल जमाए हुए थी। अब 2021 में जब अमेरिका की पूरी फोर्स वहां से बाहर निकली है, तब तालिबान को दोबारा से कंट्रोल वहां का मिला है, और तालिबान तब से यहाँ पे रूल ही कर रहा है। ठीक है बच्चे, याद रखना, आप एक एक चीज देखोगे। ठीक है, तो अब तालिबान को कोई देश, तालिबान को सरकार कोई भी नहीं मानता था। अफगानिस्तान तो कंट्री है, लेकिन उस कंट्री पे रूल किसका रहेगा? उस सरकार का ही रहेगा ना, सरकार कोई भी नहीं मानता था। तो रशिया ऐसा पहला देश है जिसने तालिबानी
तालिबानियों को यानी तालिबान सरकार को मान्यता दी कि भैया मैं मानता हूं कि तालिबान का रूल अफगानिस्तान पे, और तालिबान एक सरकार है, आतंकवादी संगठन नहीं है, हथियारबंद ग्रुप नहीं है, ठीक है, सरकार के रूप में मान्यता दी है। अब रशिया ऐसा क्यों करेगा? जाहिर सी बात है भैया, यूएस जैसे ही निकला है वहां से, अफगानिस्तान से, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम यानी कि एक जगह खाली हो गई है, तो डेफिनेटली किसी न किसी बड़ी पावर को वहां पे अपने आप को फिट करना था। अपने आप को फिट करोगे तभी तो आने वाले समय में अगर यूएस कोई अटैक वटैक करता है तो आप मसला संभाल सकते हो, है ना। तो रशिया ने यहाँ पे उस वैक्यूम को भरने की कोशिश की, और डेफिनेटली देखिए सेंट्रल एशिया का इंपॉर्टेंट नेशन है, एक स्ट्रेटेजिकली देखा जाए, लोकेशन देखा जाए अफगानिस्तान का, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन दिखाई देता है। और यहाँ पे अगर हम अपना सपोर्ट दिखाएं, यहाँ पे अगर हमारा इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो डेफिनेटली यार हम आने वाले समय में अपनी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो रशिया ने यहाँ पे चालाकी दिखाई है। तो तालिबान अफगानिस्तान में रूलिंग अथॉरिटी है आज की डेट में, ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में महत्वपूर्ण दिखाई देता है। अगर सरकार की बात कर ली, हमने बता दिया कि सरकार है, तो आने वाले टाइम में अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान की तरफ से कौन डील करेगा? तो तालिबान ही डील करेगा। क्लियर पॉइंट। यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश को मान्यता दे देना या फिर किसी भी सरकार को मान्यता दे देना, क्योंकि हमने मान्यता दी, इसका मतलब अफगानिस्तान से रिलेटेड सारे के सारे एग्रीमेंट अब इन्हीं से किए जाएंगे, ठीक है। आमिर खान मुत्ताकी कौन है? आमिर खान मुत्ताकी कौन है? तो तालिबान सरकार के फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है। और जैसे ये मान्यता मिली रशिया की तरफ से, ये काफी ज्यादा न्यूज में छाए रहे, क्योंकि ज्यादा जितने भी फॉरेन से रिलेटेड एग्रीमेंट होंगे यही तो साइन करेंगे ना यार, ठीक है। रशिया इज ऑफ कोर्स अ फॉरेन कंट्री फॉर तालिबानी अफगानिस्तान के लिए। क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो सारी के सारे इंटरनेशनल लेवल पे बातचीत, वार्तालाप या फिर नेगोशिएशंस यही करेंगे, चूंकि ये फॉरेन मिनिस्टर है। क्लियर है पॉइंट बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला देख लेते हैं। एक गिनी इंडेक्स आता है, गिनी इंडेक्स आता है, ठीक है। गिनी इंडेक्स के अनुसार कम आय असमानता में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, याद रखना। गिनी इंडेक्स सबसे पहले आप लोग देखोगे क्या होता है, ठीक है। गिनी इंडेक्स देखोगे आप लोग सबसे पहले कि होता क्या है। गिनी इंडेक्स ना बच्चों हमारी इनकम इनइक्वालिटी को शो करता है, इनकम इन इक्वालिटी को शो करता है, ठीक है। इनकम इन इक्वालिटी को शो करेगा। अब इसका क्या मतलब होता है? इनकम इन इक्वालिटी का मतलब, ठीक है, यानी कि आय में असमानता, ठीक है, आय असमानता को शो करेगा, ठीक है, आय में असमानता को दिखाता है, ठीक है। और ये तो इंडेक्स बनाया जाता है किस आधार पर? तो एक लॉरेंज कर्व आता है, ठीक है, लॉरेंज वक्र, ठीक है, लॉरेंज लॉरेंज कर्व आता है, ठीक है, यानी कि लॉरेंज लॉरेंज वक्र आता है। लॉरेंज वक्र के आधार पर, यानी कि जब इंडेक्स बनाएंगे ना तो आएगा ना एक ऐसा वक्र, ठीक है, ये लॉरेंज वक्र है। तो ये बताता है कि किस देश में कितनी ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी यानी कि आय की असमानता है। उसी का बनाया जाता है गिनीज इंडेक्स। तो गिनीज इंडेक्स में भारत का कितना रैंक है? तो 4th रैंक आप लोगों को दिखाई देगा। और कितने अंक प्राप्त किए हैं भारत ने? तो 25.5 अंक प्राप्त किए हैं, और ये 2022 का डेटा है, ठीक है। और क्योंकि जब कोरोना आया था तो थोड़ा हम लोग साल पीछे खिसक गए थे, 2-3 साल पीछे चलने लग गए थे। तो 25 में आया 22 का, ठीक है, 26 में आएगा 23 का, ऐसे चलता रहेगा। क्लियर पॉइंट, याद रखना। और ये रिपोर्ट देखिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। क्लियर पॉइंट। जब भी इंडेक्स की बात आए तो याद रखना कि कौन जारी करता है, कितने कंट्रीज शामिल होती हैं, और इंडिया का क्या स्थिति है, क्या रैंक है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना। और ये क्या मेजर करता है? इनकम इनइक्वालिटी मेजर करता है, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूं। लोअर स्कोर, कम स्कोर का मतलब क्या होता है? लेस इनइक्वालिटी, यानी कि जितना कम स्कोर रहेगा ना उतना ही कम असमानता है, और जितना ज्यादा स्कोर रहेगा उतना ज्यादा असमानता है। तो भारत का 4th रैंक है 25.5, यानी कि ठीक ठाक इनकम इनइक्वालिटी है भारत में, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा गंदी स्थिति नहीं है, बुरी स्थिति नहीं है। नाउ विच कंट्री हैज द हाईएस्ट इनकम इनइक्वालिटी? तो साउथ अफ्रीका में इनकम इनइक्वालिटी बहुत ही ज्यादा है। और कितना अंक है? तो 63 अंक है, यानी कि स्कोर कितना है साउथ अफ्रीका का? तो 63 स्कोर आप लोगों को दिखाई देगा। और क्यों?
क्योंकि यहाँ पे देखो जमीनें हैं ना, जमीनें और फैक्ट्रीज या जो भी रिसोर्सेज है उन सब के मालिक ज्यादातर आप लोगों को रिच पीपल ही नजर आएंगे, जमींदार ही नजर आएंगे। पुअर लोगों को तो यहाँ पे खाने खाने को वांदे हैं यार, दाने दाने को तरसते रहते हैं बेचारे। इनकम इनक्वालिटी इतनी ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे नजर आएगी, ठीक है। तो 63 रैंक आपको दिखाई देगा साउथ अफ्रीका का गिनी स्कोर में, गिनी इंडेक्स में। और ये दिखाता है कि भाई साहब इनकम गैप यानी इनकम इनक्वालिटी कितनी ज्यादा आपको यहाँ पे नजर आती है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, गिनी इंडेक्स में भारत किस श्रेणी में रखा गया है? तो मॉडरेटली लो इनइक्वालिटी, यानी कि बहुत हाई इनइक्वालिटी और मॉडरेटली लो, लो अलग अलग कैटेगरीज आती हैं, ठीक है। तो भारत का है ना मॉडरेटली लो इनइक्वालिटी, लो इनइक्वालिटी है, मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब ना तो बहुत ज्यादा ऊपर ना बहुत ज्यादा नीचे, बीच का कहीं ना कहीं हम लोग लाइक करते हैं। तो इंडिया में इनइक्वालिटी कंट्रोल कैटेगरी में है, यानी कि मॉडरेटली लो है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, याद रखना। और ये दिखा रहा है कि इंडिया धीरे धीरे अपनी पास्ट सिचुएशन में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी थी, धीरे धीरे इंप्रूव करेगा। क्लियर पॉइंट बच्चे। तो पॉलिसी इंटरवेंशन का असर यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो हम लोग सबका साथ सबका विकास, सबका सबको विकास करने का हम जो प्रयत्न कर रहे थे वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद देखें नाउ, विच कंट्रीज प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस इज कासा रोसाडा? कासा रोसाडा किस देश का राष्ट्रपति भवन है? जैसे कि हमारे भारत में है ना, हमारे भारत में तो हम लोग राष्ट्रपति भवन ही कह देते हैं। और ये यूएस में जैसे हम लोग व्हाइट हाउस कह देते हैं, है ना। और यूके में हम लोग हाउस ऑफ कॉमन्स कह देते हैं, कुछ ऐसा सा है ना। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, अर्जेंटीना, हाउस ऑफ कॉमन्स में से लोकसभा को बोलते हैं, राष्ट्रपति भवन को नहीं बोलते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का जो राष्ट्रपति भवन है उसको हम लोग क्या, कासा रोसाडा कहते हैं, कासा रोसाडा। क्लियर पॉइंट। अर्जेंटीना ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है, याद रखना। तो ब्यूनोस एरिस में, ब्यूनोस एरिस में इसको स्थान दिया गया, यानी कि स्टैब्लिश किया गया है। क्लियर पॉइंट। और ये क्यों, पिंक कलर बिल्डिंग के लिए, इसकी जो पूरी बिल्डिंग है वो पिंक कलर की है, इस वजह से काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। क्लियर पॉइंट। और ये अर्जेंटीना का एग्जीक्यूटिव ऑफिस भी है। एग्जीक्यूटिव ऑफिस का मतलब जैसे हमारा लोकसभा में सारे सारे एग्जीक्यूशन होते हैं ना, कार्य जो किया जाता है, डिस्कशन डिबेट, वो सब यहाँ पे किया जाता है, ठीक है बच्चे, याद रखना। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लेना, कासा रोसाडा किस देश का राष्ट्रपति भवन है? तो अर्जेंटीना का, ठीक है बच्चे। कितने वर्षों बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने अर्जेंटीना का दौरा किया? तो 57 यानी 57 ईयर्स के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने, नॉट पीएम नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी थोड़ी पहले गए थे, इंडिया के पीएम ने विजिट किया, बट इस बार पीएम नरेंद्र मोदी ने इनका विजिट किया, ठीक है। और आखिरी बार इंदिरा गांधी गई थी यहाँ पे 1968 में। तो 57 सालों के बाद आप लोग देखोगे कि भारत के किसी प्रधानमंत्री ने विजिट किया है अर्जेंटीना में। क्लियर पॉइंट। एंड डेफिनेटली हम लोग किसी भी कंट्री में विजिट करते हैं तो एक बात का ध्यान में रखते हैं कि हमारा बायलैटरल ट्रेड काफी ज्यादा इंप्रूव हो, हमारे रिलेशनशिप काफी ज्यादा इंप्रूव हो। तो यहाँ पे बायलैटरल ट्रेड और रिलेशनशिप हम यहाँ पे बात करते हुए नजर आएंगे, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा आप लोग। चलें आगे, नेक्स्ट। नाउ, जोस दी सैम मार्टिन कौन है? जोस दी सैन मार्टिन अर्जेंटीना के इंडिपेंडेंस लीडर थे, यानी जब अर्जेंटीना इंडिपेंडेंट हुआ था, आजाद हुआ था, तो जैसे हमारे यहाँ पे फादर ऑफ नेशन गांधी जी को कहते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे जोस डी सैन मार्टिन को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, ठीक है। अब समझ में आ गया, यानी जब अर्जेंटीना, या सिंपल सा आप यही समझ लो कि अर्जेंटीना के फादर यानी फादर ऑफ नेशन अर्जेंटीना किसको कहा जाता है? तो जोस डी सैम मार्टिन को कहा जाता है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। और अर्जेंटीना के ऊपर किस कंट्री का रूल था? ठीक है, तो स्पेन का रूल था, ठीक है, याद रखना, स्पेन का। ठीक वैसे जैसे भारत पे हमारे ब्रिटेन का रूल था, वैसे स्पेन का रूल था। तो स्पेन का रूल जैसे ही खत्म हो गया और आजाद हुआ अर्जेंटीना, ठीक है बच्चों, आजादी मिली अर्जेंटीना को, तो जैसे गांधी जी फादर ऑफ नेशन कहलाए, वैसे ही जॉर्ज दी सैम मार्टिन फादर ऑफ नेशन कहलाए। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 कजाकिस्तान? कजाकिस्तान में बॉक्सिंग का जो चैंपियनशिप आयोजित किया गया था 2025 में, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, उसमें भारत के कितने मेडल दिखाई देंगे? तो भारत के बच्चों 11 मेडल्स यहाँ पे आप लोग देखोगे। क्लियर पॉइंट। 3 गोल्ड मेडल देखोगे, 5 सिल्वर मेडल देखोगे और 3 ब्रॉन्ज मेडल देखोगे। 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल आप लोग यहाँ पर देखोगे। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए तो बाकी चीजें और आगे देख लेंगे, ठीक है। नाउ,
विच इंडियन वुमेन बॉक्सर्स वॉन गोल्ड मेडल, ठीक है, 3 गोल्ड मेडल मैंने आपको जैसा कि बताया। तो नुपुर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, साक्षी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और जैस्मिन लंबोरिया इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नुपुर ने 80 प्लस केजी कैटेगरी में जीता है, साक्षी ने 54 केजी कैटेगरी में जीता है, जैस्मिन ने 57 केजी कैटेगरी में जीता है। क्लियर पॉइंट। ये सारी सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये कैटेगरी आपसे पूछी जा सकती है और कई एग्जाम में पूछी गई भी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कैटेगरी भी लेकर के लाया हूं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 का फाइनल कहां पे होगा। ठीक है, होगा नहीं मतलब हुआ था, ठीक है, क्योंकि हम पीछे की न्यूज कवर कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे हम चीजों को थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में किया गया, ठीक है, याद रखना। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 का फाइनल मैच कहाँ, तो न्यू दिल्ली में आप लोग देखोगे। क्लियर अपन यहाँ पे। चलिए नाउ आगे देखते हैं, 17वां ब्रिक्स समिट 2025 किस देश ने होस्ट किया, तो ब्राजील ने होस्ट किया। ठीक है, याद रखना, ब्राजील ने होस्ट किया। तो 17वां, ठीक है, याद रखना, कौन सा, 70th ब्रिक्स समिट। ठीक है, ब्रिक्स समिट, ठीक है, याद रखना, 70th ब्रिक्स समिट। बड़ा हंगामा मचा था इस ब्रिक्स समिट में, क्योंकि ये वही दौर चल रहा था जब डोनाल्ड ट्रंप अपना टैरिफ टैरिफ खेल रहा था, कि पहले 25% टैरिफ, फिर 50% टैरिफ, और यहाँ पे भाई साहब शी जिनपिंग भी आ गया चाइना से, रशिया से ये अपने क्या नाम है पुतिन साहब भी आ गए, और इंडिया से ये भी चला गया, और तीनों की तस्वीरें ऐसे दोस्तों के माफिक खड़े होकर खिंचवाई जा रही थी। मतलब बड़ा ही हंगामा मचा था। और उस टाइम याद है मुझे एक सेशन भी किया था, कि क्या अजीब सा ही मैंने सेशन में कुछ गाना वाना बनाया था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या था। बड़ा ही मजेदार दौर चल रहा था उस टाइम। पूरी मीडिया पूरे इंटरनेशनल लेवल पे यही खबरें छाई थी कि हाँ भैया अब ट्रम्प साहब क्या करेंगे, बड़ा खेल रहे थे। क्योंकि यार देखो ना, बड़ी बड़ी पावर इकट्ठी हो चुकी है, चाइना, रशिया, इंडिया, सब ब्रिक्स में तो है। आप कहाँ से ब्रिक्स को तोड़ पाओगे। तो यहाँ पे ब्रिक्स का देखोगे रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, याद रखना, रियो डी जेनेरियो में इसका मीटिंग हुआ था, यानी कि समिट किया गया था 70th। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना। ब्रिक्स सभी को पता है, ब्रिक्स में इसका नाम में ही फुल फॉर्म आपको दिखाई देगा, ठीक है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका पहले नहीं था, तो साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था। इसके पहले ब्रिक था, ब्रिक्स नहीं था। ठीक है, 2010 में साउथ अफ्रीका आपको जुड़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है बच्चे, चलिए नाउ अब देखते हैं, व्हाई डिड व्लादिमीर पुतिन नॉट अटेंड द समिट। ठीक है, याद रखना, व्लादिमीर पुतिन ने, ठीक है, ये समिट क्यों नहीं, ये समिट की बात नहीं कर रहा भाई, पुतिन इस समिट में आए थे। ठीक है, याद रखना। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अरेस्ट वारंट, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन समिट में क्यों शामिल नहीं हुए। ठीक है, शामिल हुए थे, ठीक है, याद रखना। तो आईसीसी कोर्ट ने यूक्रेन वॉर को लेकर वारंट जारी किया था, और ब्राजील आईसीसी मेंबर है। ठीक है, याद रखना। तो विजिट करने पर अरेस्ट करना पड़ा, ठीक है, ऐसा नहीं है करना पड़ता, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, इन्होंने विजिट किया था। क्लियर पॉइंट। हाँ, वारंट वगैरह जारी जरूर हुआ था, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, बट उन्होंने इसको देखा था, इसमें शामिल हुए थे। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। ठीक है, चलिए नाउ ब्रिक्स समिट का अगला जो ब्रिक्स समिट है वो कौन होस्ट करेगा। ठीक है, तो इंडिया इसको होस्ट करेगा। इंडिया ग्लोबल लीडरशिप रोल निभा रहा है, डेफिनेटली ग्लोबल साउथ की वॉइस की बात कर रहा है। इंडिया ने G20 में भी बोला है, अभी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट भी हुआ था फरवरी में, उसमें भी इंडिया ने ये सारी सारी बातें की हैं। ठीक है बच्चे, तो आप देखोगे इंडिया इसको होस्ट करने जा रहा है। ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य हैं, तो 11 सदस्य हैं, 11 सदस्य आप लोगों को दिखाई देंगे। ठीक है, 5 तो आपको परमानेंट मेंबर हो गए, और इसके अलावा 6 अलग से और भी मेंबर आपको दिखाई देंगे। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। ब्रिक्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। 2014 में ब्रिक्स ने एक ब्रिक्स बैंक भी बनाया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, यानी कि एनडीबी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट है ये। Where is the where is the Phenome India National Biobank established? यानी फिनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक कहां पर स्थापित किया गया है। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया है। ये क्या है, तो एक हेल्थ डेटा रिपोजिटरी है, यानी कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ठीक है, CSIR-IGIB न्यू दिल्ली में इसको स्थापित किया गया है। ये हेल्थ से रिलेटेड सारा का सारा इंडिया का डेटा कलेक्ट करता है, डेटा रखता है। ठीक है बच्चे, याद रखना। और किस तरीके का सांप दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक, ठीक है, PINB जो है,
ठीक है। ये क्या एक जीन बैंक है, जीन बैंक क्या होता है, जहां पे लोगों के जीन्स जो होता है ना, जीन्स क्या होता है, एक बाप से अपने बेटे को जो ट्रेड्स गुण मिलते हैं उसके बाद जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है जीन्स के जरिए, ठीक है, देखना। तो ये क्या है, जीन्स से रिलेटेड डेटा रखता है, तो जेनेटिक और लाइफस्टाइल डेटा कलेक्ट करता है, डिजीज का रिसर्च में मदद मिलती है इस चीज से, और हम आगे दवाइयां बना सकते हैं, ठीक है बच्चे। व्हाट इज कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज, कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज क्या होता है, हार्ट प्लस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का कॉम्बिनेशन हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज। इसमें क्या होता है, ठीक है, ओबेसिटी होगी, डायबिटीज होगा, हार्ट डिजीज शामिल होगा, लाइफस्टाइल और जेनेटिक दोनों के कारण ये सब होता है, ठीक है। तो इन्हीं तरीके की बीमारियों का हमको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे हम लोग, दवाइयां ढूंढ पाएंगे हम लोग, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ले पाएंगे, यानी कि अगर बीमारी है तो उसके लिए हम प्रिवेंशन क्योर कर पाएंगे, ठीक है। व्हेन इज द वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे ऑब्जर्व, तो 7 जुलाई को हम लोग वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। बायो का मतलब जीव जंतु, लिविंग है ना, और प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट, सीधी बात है। तो 2021 से मनाया जाता है 7 जुलाई को क्या, बायो प्रोडक्ट डे। बायो बेस्ड प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, सस्टेनेबल इकोनॉमी पर फोकस करता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है बच्चे। चलिए, भारत का बायो इकोनॉमी टारगेट क्या है, तो 300 बिलियन डॉलर बाय 2030, 2030 से पहले पहले 300 बिलियन डॉलर का बायो इकोनॉमी हम लोग जनरेट करने वाले हैं, क्लियर पॉइंट, याद रखना। डेफिनेटली यहाँ पे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, एक नया सेक्टर डेवलप हो रहा है, बहुत सारी यहाँ पे हम लोग चीजों को और ज्यादा मेंशन करने की कोशिश करेंगे, रिसर्च करेंगे, इनोवेशन करेंगे, सारी चीजें आप लोग यहाँ पे दिखाई देंगी, ठीक है। एलन मस्क द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम बताओ, तो अमेरिका पार्टी, एलन मस्क ने अमेरिका पार्टी शुरू किया है, और यूएस की पॉलिटिक्स में बहुत जबरदस्त एंट्री एलन मस्क की होने वाली है, ठीक है। अब टेक लीडर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, क्योंकि एलन मस्क डेफिनेटली एक टेक्नोलॉजी वाली कंपनी को लीड करते हैं, स्पेसएक्स इन्हीं की है भाई साहब। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, टेक्नोलॉजी वाले जो लीडर्स होंगे अब यूएस की पॉलिसी में शामिल होंगे। तो जो पॉलिसी मेकर जो होंगे, इनोवेटर्स जो होंगे, इनोवेशन करने वाले, नई नई खोज करने वाले, पॉलिसी बनाने वाले, वो किस तरीके की चीजें यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे, टेक्नोलॉजी वाली। तो अब देखो टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा दिखाई देगा आपको यूएस की इकोनॉमी में, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट ड्रॉप्ड एनईआर एसडीजी इंडेक्स 2023-24, ठीक है। तो एनईआर एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2023-24 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है, ठीक है, याद रखना, याद रखना, नाथियाल, ठीक है, नाथियाल, क्लियर पॉइंट, नाथियाल जो है आपका टॉप पे रहा है। और ये रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो ये रिपोर्ट जारी किया है नीति आयोग ने, ठीक है बच्चे, नीति आयोग ने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल परफॉर्मेंस मेजर करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निर्धारित किए थे, यानी कि 17 पॉइंट पे हम लोग काम करने वाले हैं और टारगेट अचीव करने वाले हैं। 17 में एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, तमाम चीजें आप लोग देखोगे 17 में, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इनका डेटा कौन जारी करता है, तो नीति आयोग जारी करता है पूरा पूरा रिपोर्ट। इसमें क्या पता चलता है कि किस रीजन ने, किस डिस्ट्रिक्ट ने, किस स्टेट ने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज जा माता भारत किस देश के साथ करेगा, ठीक है बच्चे, जा माता, ठीक है, याद रखना, तो जापान के साथ करेगा, ठीक है, जापान के साथ। इंडियन कोस्ट गार्ड प्लस जापानीज कोस्ट गार्ड दोनों मिलकर के करेंगे क्या, हो चुका है, ठीक है, क्योंकि हम जुलाई की पढ़ रहे हैं ना। तो और चेन्नई कोस्ट गार्ड पर आयोजित किया जाता है, ठीक है। और डेफिनेटली हम दोनों कोस्ट गार्ड की बात कर रहे हैं तो समुद्री सुरक्षा की बात करेंगे, है ना। समुद्री सुरक्षा बोले तो हम देखेंगे कि हमारा जो कोस्टल एरिया है वो काफी ज्यादा सुरक्षित रहे। तो इंडियन कोस्ट गार्ड प्लस जापानीज कोस्ट गार्ड चेन्नई कोस्ट पर आयोजित करेंगे, किया है, और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देगा, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में खास तौर पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक अच्छी एक्सरसाइज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि हमारा जो कोस्टल एरिया काफी ज्यादा, समुद्री तट है, काफी ज्यादा सुरक्षित हो जाए। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1977 1 फरवरी को हुई थी, और मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी है ये, ठीक है बच्चे। कोस्टल सिक्योरिटी का ध्यान में रखता है, स्मगलिंग ना हो, इलीगल एक्टिविटीज ना हो,
या फिर कोई आपदा आ गया, डिजास्टर आ गया, उन सबको मैनेज करने की बात यहाँ पे आप लोग देखोगे। ठीक है, चले बच्चे आगे। नाउ इंडियन कोस्ट गार्ड का ईस्टर्न कमांड कहां पर है? तो चेन्नई में है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के 4 कमांड है, चारों में से जो ईस्टर्न कमांड है आप लोग देखोगे तो चेन्नई में दिखाई देगा। ईस्टर्न सीबोर्ड की सिक्योरिटी देखता है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल रीजन को कवर करता है और स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम जोन है। ठीक है, नेवल कोऑर्डिनेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है बच्चे, नाउ What is what is ERASR developed by DRDO? DRDO के द्वारा विकसित किया गया ERASR क्या है? ठीक है बच्चे, याद रखना। DRDO ने एंटी सबमरीन रॉकेट, यानी कि सबमरीन क्या होती है? पनडुब्बियां, जो पानी में चलने वाली दुश्मन के शिप्स हैं, हमारी शिप्स हैं, वो सबमरीन्स कहलाती हैं। तो सबमरीन को टारगेट करने वाला रॉकेट बनाया है डीआरडीओ ने। ठीक है, ERASR का फुल फॉर्म क्या होता है? E फॉर एक्सटेंडेड, R फॉर रेंज, A फॉर एंटी, S फॉर सबमरीन और R फॉर रॉकेट। एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट, यानी कि जो इसका रेंज है काफी दूर तक ये वार कर सकता है। इंडियन नेवी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉरशिप से लॉन्च किया जाएगा इसको। और इसकी काबिलियत क्या है कि ये दुश्मन के शिप को देखेगा, समझेगा और दूर रेंज पर होने के बावजूद भी ये रॉकेट लॉन्चर से उसको उड़ा सकता है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? डीआरडीओ द्वारा विकसित ERASR क्या है? तो एंटी सबमरीन रॉकेट है। क्लियर बच्चे यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। ERASR की मारक क्षमता क्या है, यानी कि कितने दूर तक ये अटैक कर सकता है? तो 8.9 किलोमीटर तक ये आपको अटैक कर सकता है, यानी कि मस्त जाएगा और बढ़िया धुआंधार बल्लेबाजी करके आ जाएगा। तो 8.9 किलोमीटर। अंडर वाटर थ्रेट्स को टारगेट करता है, यानी कि पानी के नीचे अगर सबमरीन दुश्मन की आ रही तो उसको देख के टारगेट करेगा, जैसे मैं आप बता चुका हूं। तो नेवी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेवल वॉरफेयर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी, क्योंकि डीआरडीओ ने बनाया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। ठीक है बच्चे, याद रखना। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। एक एक चीज आप लोग याद रखते चले। क्लियर पॉइंट बच्चे? तो ये हमने आत्मनिर्भर भारत का जो एक मसौदा तैयार किया था, एक हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था, तो उसमें आप लोग देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8.9 किलोमीटर आप लोग देखोगे कि ये इसका मारक क्षमता है, कैपेबिलिटी है। ठीक है, चलिए। किस देश ने पीएम मोदी को वेल विशिया मेराबिलिस अवार्ड दिया? ठीक है, याद रखना। कौन सा? वेल विशिया मेराबिलिस अवार्ड से नवाजा गया है? तो नामीबिया। नामीबिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, पीएम मोदी के लिए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और नामीबिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? वेल विशिया मेराबिलिस अवार्ड। ठीक है, क्लियर पॉइंट? ये इंडिया और नामीबिया के रिलेशनशिप को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बताता है। ये नामीबिया ही है, ठीक है, याद रखना, जहां से 8 हम लोग चीते लेकर के आए थे और एमपी में कहां पे रखा था उसको? कूनो नेशनल पार्क में। याद आया कुछ? ये वही नामीबिया है भाई साहब, वही नामीबिया। तो नामीबिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है पीएम नरेंद्र मोदी को नवाजा गया, वेल विशिया मिराबिलिस अवार्ड आप लोग देखोगे। ठीक है, नाउ नामीबिया की राजधानी, जैसे कि हर एक देश में जब जब पीएम मोदी मूव करते हैं तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे बताता चलता हूँ वहां की राजधानी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। क्या विंडहोक, विंडहोक क्या है? ये विंडहोक नामीबिया की राजधानी है। सदर्न अफ्रीका में स्थित है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर आप लोग देखोगे विंडहोक ही है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? इकोनॉमिक हब, ऑफ कोर्स हर एक देश का इकोनॉमिक हब उसका स्टेट ही हो, उसका कैपिटल ही होता है, तो यहाँ पर भी आप लोग देखोगे। ठीक है बच्चे, चलिए। Which is the first country to adopt UPI as its domestic payment system? तो नामीबिया यूपीआई को एनपे आप देखोगे, यूपीआई को डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम के रूप में, यानी कि अपने घर में अपने लोकल पेमेंट के लिए किस कंट्री ने अपनाया है? तो नामीबिया ने अपनाया है। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो यूपीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, यूपीआई को किसने बनाया है? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है, एनपीसीआई ने यूपीआई को बनाया है। ठीक है, और एनपीसीआई कब बनाया गया था? तो 2008 में बनाया गया था, आरबीआई ने बनाया था। ठीक है बच्चे, और यूपीआई बनाया गया था 2016 में, यूज किया गया, पहली बार बनाया गया। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे यूपीआई, यूपीआई 1, यूपीआई 1 2 3 4। ठीक है, यूपीआई 2.0 देखोगे, यूपीआई 1 2 3 4 पे देखोगे,
अलग अलग, ठीक है, आप लोग यूपीआई का वर्जन देखो, खैर उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म है, और एनपीसीआई ने इसको बनाया है। डिजिटल पेमेंट रिवोल्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग दिखाई देगा, यानी फिनटेक में, यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप लोग देखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है यूपीआई, और बहुत सारे कंट्रीज ने अपनाना शुरू कर दिया। यूरोप में भी बहुत सारी कंट्रीज, जैसे जैसे कि अभी फ्रांस ने भी अपनाया है यूरोप में, इतना डेवलप नेशन होने के बावजूद भी। तो बहुत सारे नेशन अभी आप लोग देखोगे यूपीआई का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। ठीक बच्चों, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने छोटे छोटे नोट जरूर बनाए होंगे। रिवीजन सेशन है, इस वजह से बच्चों फास्ट ट्रैक मोड पे लेके जा रहे हैं और बहुत सारे मंथ्स को कवर करना है। तो आप लोग जो भी रिवीजन करें, आप नोट जरूर बनाते रहे, ताकि एट द एंड ऑफ द मोमेंट, लास्ट मोमेंट पे आपको उसको रिवाइज करने में परेशानी नहीं आनी चाहिए। चलिए मिलेंगे फिर अगले सेशन में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।